आप कई दिनों से मुझे जानते हैं। मैं उमा भारती की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी था। तब भी मैं जिन मुद्दों पर लड़ता था वो थे हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति, भारतीयता, भारतीय सीमा, भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। इन्हीं मुद्दों पर मैंने राजनीति की आज तक, चाहे किसी पार्टी में कहीं भी रहा हूं। तो मैंने बहुत सोचा भाई कि अपने को क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संबंध बैठे नहीं। उसकी लंबी कहानी मैं आपके सामने सुनाना नहीं चाहता। 2003 में वसुंधरा को बनाने के बाद उन्होंने मुझे सर्वाधिक श्रेष्ठ जगह देके राजस्थान का फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मैं उनके लिए आभारी रहा। बातचीत में कुछ संबंध है। राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता है, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता है, कोई स्थायी विरोधी नहीं होता है। हमारे नहीं बैठे तो अलग हो गए। उसके बाद हमारे सामने था कि हम जाए तो जाए कहाँ। अपने विचार, अपने सिद्धांत, अपनी प्रवृत्ति, अपनी आकांक्षा, अपने लक्षण और अपना उद्देश्य तो मैं छोड़ नहीं सकता था। तो इसमें मुझे लगा कि एक बात ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व और संस्कारों को समर्पित हो, सनातन धर्म की रक्षक हो, देश की रक्षा में जिसका विश्वास हो, जो भारतीय में विश्वास हो, जो अपीजमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हो। ये अपीजमेंट ने देश को बर्बाद किया था, अब भी कर रहा है। इस स्थिति के अंदर हमारे सामने एक ही विकल्प था, या तो राजनीति छोड़ देते और तो ऐसी हिंदूवादी पार्टी पकड़ते। तो हमने शिवसेना को स्वीकार किया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं बुलाकर उससे बातचीत करने के बाद अब मैं आपको एक बात स्पष्ट बताता हूं। हमारे दो उद्देश्य हैं। सत्ता और राजनीति की लड़ाई तो हर पार्टी करती है, करनी भी चाहिए। घर बैठने के लिए राजनीति नहीं होती है। पॉलिटिक्स ए गेम। अगर आप खेल में हो तो आपको खेलना पड़ेगा, मैदान में है तो आपको किक मारनी पड़ेगी, पेनल्टी कॉर्नर भी लगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। हम सब करेंगे। अब इसमें क्या आपके लोगों ने मुझे पूछा कि साहब इसका विस्तार हम करेंगे। मैं आपको आज कह रहा हूं, एक पंक्ति में, एकनाथ जी की शिव सिंधी का पहला घर महाराष्ट्र है, दूसरा घर में राजस्थान बनाऊंगा। कोई रोकने वाला नहीं है। सारी राजस्थान की राजनीति पार्टियां मिल भी जाए तो मेरे विस्तार को नहीं रोक पाएंगे। तो 200 सीट का ही नॉलेज है, हर सीट में उम्मीदवार दे सकता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा पहला जो उद्देश्य है वो सत्ता प्राप्ति नहीं है। पहला उद्देश्य है कि हमारी विचारधारा राजस्थान के घर घर और गांव गांव में पहुंच जाए, हर आदमी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर खड़ा हो जाए। ये हमारा पहला लक्ष्य है। इस लक्ष्य में हमारा कोई प्रतिद्वंदी है भी नहीं है, तो वो अपना प्रतिद्वंदी करे, हमें इससे फर्क नहीं है। अब दूसरी बात है, मैं आ गया हूं तो राजनीति तो करूंगा ही करूंगा। मैं घर तो बैठने वाला हूं नहीं। अब आप एक सवाल जो मुझे पूछना चाहो मैं उसका स्पष्ट जवाब दूंगा, बिना लाद, बिना लपेट, बिना छुपाए, बिना रुके, बिना झुके। आप पूछ सकते हो। सर, क्या मुद्दे ले जाएंगे आप जनता के मुद्दा देश, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, भारतीयता, भारत की अखंडता और भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारत का नाम रोशन किया है, ये हमारे मुद्दे होंगे। इनको हम और ज्यादा मजबूती से फैलाएंगे। बीजेपी से किस तरह के रिश्ते रहेंगे? क्या सामने भी खड़े होंगे आपके उम्मीदवार बीजेपी के? एक मिनट, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी के सामने खड़े होंगे या पक्ष में रहेंगे। हम हमारी पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। उनको लगता है कि उनके मुद्दे हमसे मिलते हैं तो सहयोग की बात कर सकते हैं। मैं सहयोग की भीख और यातना करने वाला नहीं हूं। हमने मना भी नहीं किया, हमने इनकार भी नहीं किया, हमने स्वीकार भी नहीं किया। आप बहुत जल्दी देखोगे कम से कम 50 जगह हमारे आदमी होंगे। जब हमें लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अमुक जगह पर कांग्रेस को हराने में असफल है, हम बैठे हैं ना, हम लेंगे ना वो जगह। हमारे पास है इतनी ताकत। और हमारा एक बात है, सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ताओं से। लोगों ने कहा कि कार्यकर्ताओं से, मैं कार्यकर्ताओं से तो लीडर बनते ही है, पर अगर मैं तगड़ा उम्मीदवार लाता हूं और उसके साथ 20,000 उसके समर्थक आते हैं तो 20,000 तो भी शिवसेना के सैनिक बन ही जाएंगे ना। आपके थोड़ी सी बात समझ में। एक उदाहरण दो, आप जोधपुर का उदाहरण ले दो। कल्पना करो बाई चांस भाजपा को टिकट नहीं मिलता है और शंभू सिंह कहता था मेरा उम्मीदवार बन जाता है, तो उसके बाद 20,000 वोट तो शिवसेना के हुए ना। अब उम्मीदवारों से कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी। ऐसे 50 उम्मीदवार है मेरे पास। भाजपा और किसी को टिकट देगी? वो उनका लुकआउट है, मेरा थोड़ी है। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग भाजपा, आई एम रिप्रेजेंटिंग आइडियोलॉजी ऑफ भाजपा, आई एम रिप्रेजेंटिंग आइडियोलॉजी ऑफ माई पार्टी। हम लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। और अगर कोई ये चाहता है कि बाबा उम्मीदवार कम है तो गुप्त कमरे में आ जाना, 50 की सूची दे सकता हूं आपको, पर अभी मैं शो नहीं करना चाहता।
जाहिर करना नहीं चाहता हूँ। इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर क्या होगा, मैं नाम लूंगा तो कोई पार्टी खींचने की कोशिश करेगी। हम एनडीए के 3 घटक हैं राजस्थान में, एक तो दुष्यंत चौटाला, एक हमारी पार्टी और तीसरी भारतीय जनता पार्टी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आगामी चुनाव में राजस्थान में एनडीए की सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व निश्चित रूप से भाजपा करेगी, क्योंकि बड़ी पार्टी है। हमारा इतना विस्तार नहीं है, हमारी इतनी ताकत नहीं है, हमारे इतने समर्थक होंगे जब हो जाएंगे। शुरुआत में हम ये मान के चलते हैं, अगर भाजपा की सरकार बनती है और वो कांग्रेस को परास्त करती है और हमारे से मदद मांगती है, वी आर रेडी, हम दोनों हाथ उठाकर तैयार है। वो कहते हैं हम तो अकेले ही कर लेंगे, आपकी मर्जी। हम भिखारी भी नहीं है, हम राजनीति के भिखारी नहीं है, हम राजनीति के संघर्ष करता लोग हैं। आपको पूरी समझ है राजस्थान की राजनीति की। इस बार जो एक तीसरा मोर्चा खड़े होने की तैयारी चल रही है, ऐसा आप मानते हैं कि शायद पायलट भी अलग पार्टी बना लें, इधर हनुमान बेनीवाल, फिर आपके ओवैसी, केजरीवाल, ऐसा कोई तीसरा मोर्चा बनेगा? आप साथ जाएंगे? कोई जरूरत नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी और मैं आपसे कह देता हूं, बाई ऑल मीन्स पूरी ताकत के साथ। जिन जिनका नाम लिया है वो जाति पॉकेट्स के लीडर है। हम तो पूरे प्रांत में 200 जगह फैले हैं। आप राजस्थान के नक्शे पर आइए, उंगली धर देना, वहां मेरा मजबूत हाथ नहीं मिलेगा। चंद्रराज जी, राजस्थान में जोधपुर दूसरा सबसे बड़ा जिला है और मुख्यमंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं और यहाँ के भी हैं। जोधपुर के समीकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूं कि जिस मुख्यमंत्री के बेटे की जमानत जब्त हो जाए, जिस मुख्यमंत्री का बेटा अपने वार्ड में हार जाए, जिस मुख्यमंत्री के बेटे को 3.5 लाख वोट से हारा, वो मुख्यमंत्री की जागीर नहीं है। आगे भी ऐसा ही होगा। और आप बात करते हो मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री जोधपुर का है तो पारिवारिक रिश्ते हो सकते हैं, वो आए खाना खाए, मैं बोलूंगा, लेकिन राजनीतिक रिश्ते नहीं हो सकते। पॉलिटिक्स हमारी अलग अलग है, कट्टर विरोध की राजनीति है, 1% भी इसमें डिस्काउंट नहीं है और मैं विरोध करूंगा, अंत तक करूंगा। राजस्थान में जो अगला चुनाव है उसमें अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक होकर लड़ते हैं तो फिर भाजपा और आपके लिए कौन सा? 2 दिवालिया कंपनी एक हो जाने से मालदार कंपनी नहीं बनती है, और हो जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा रास्ता में बीच वो नहीं आते, हमारे कोई मंजिल में वो नहीं आते, हमारे तत्वाधान में वो नहीं आते, हो जाए एक, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ जाएगा? अशोक गहलोत जी तो अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ये कातिल कुछ भी कहता रहे, ये पेट चीज में बोलते हैं ना आपके चैनल वाले, 25 से 26 सीट नहीं आएगी, ताकत लगा देना। एक बार हम बैठे थे, किरोड़ी लाल जी मेरा रोज मेरे घर आते हैं, मैंने किरोड़ी से पूछा कि तू तेरे एरिया की बता। मुझे दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, इन एरिया की वोट कांग्रेस की सीटें कितनी आएगी? बहुत सोचने के बाद किरोड़ी बोला 2 या 3। बीकानेर में सुभाष बैरिया से पूछा मैं, ये सब मेरे कार्यकर्ता रहे जीवन के अंदर, कभी न कभी भगत रहे, मेरे मित्र रहे, उन्होंने बोला 4 या 5 सीट। आप मुझे बताओ जोधपुर में पिछली बार कितनी सीटें आई? 3 सीटें बाद में आई, 2 सचिन पायलट की थी, हेमाराम और हरीश, एक विवाराम था। अशोक गहलोत के नाम पर ये ढोल पीटना बंद करो आप। व्हाट इज अशोक गहलोत? वो खुद अपनी ताकत पर बताया 5 लाख की लाख तो मान जाऊंगा मैं। जो जन कल्याण की योजना है अशोक, एक मिनट, कल्याण की योजना सरकार की है, किसी व्यक्ति को इसका लाभ उठाने का हक नहीं है। कौन सा कल्याण है? क्या जेब से पैसे दिए? पैसा है जनता का, जनता को दे दिया। और कब दिया? जब चुनाव नजदीक है। 4.5 साल तक जनता की छाती पे चाकू से घाव कर दिए और पिछले 6 महीने के अंदर उन घावों में मलहम लगा रहे हैं। इज इट द पॉलिटिक्स? राजस्थान की जनता भिखारी नहीं है, राजस्थान की जनता कमजोर नहीं है, राजस्थान की जनता बुद्धिमान है, सब समझती है। आप मुझे बताइए, पाली जिले में 1 सीट जहां कांग्रेस जीत रही, जालौर जिले में 1 सीट जहां कांग्रेस जीत रही है ही नहीं, मगर प्रचार, इतना पैसा वही पत्रकारों को नहीं दिया है, मालिकों को दिया है। पत्रकारों की कलम और मालिकों को माल, ये कौन सी राजनीति है? आप पता लगाइए ना, आपको पता नहीं है क्या? नाम क्यों लेना नहीं चाहता मैं? एक आदमी बताइए आप, एक पत्रकार बताइए जिसका लाभ हुआ हो। पत्रकारों को कोई लाभ नहीं हुआ और मालिक मालदार हो गए, माला माल हो गए। आपकी ईमानदार कलम को पैसे से शाही भर के भ्रष्ट कर दिया गया। ये भ्रष्टाचार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की चेयरमैन है ये सरकार। आपकी सरकार आने पर पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? जो कहेंगे करेंगे, बोलता नहीं हूं, करके दिखाता हूं। पहली बार जब गवर्नमेंट बनी मेरी 2003 में, तो मैं प्रेस क्लब में गया था। वहां के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा आप क्या दोगे? बोलो मुंह से। तो 10 लाख कैश चाहिए, मैंने दिए। हमारे बिल्डिंग बन जाए तो बड़ी जो रेगुलराइज, ऑल रेगुलराइज। मैं ऐसा करता ही नहीं,
मैं तो जो कहता हूँ करता हूँ। जो आदमी करता नहीं और कहता है वो बकता है। मैं बकने वालों में नहीं, कहने वाला हूं। एक अंतिम प्रश्न था, आपकी अल्पसंख्यक वर्ग में अच्छी फॉलोइंग रही है, अब आप हिंदुत्व की राजनीति करेंगे तब? अल्पसंख्यक क्या अल्पसंख्यक हिंदुत्व को, राष्ट्र को नहीं मानता, भारतीयता को नहीं मानता, क्या राष्ट्रीयता को नहीं मानता, देशभक्ति को नहीं मानता, भारत की इज्जत को नहीं मानता, भारत के स्वाभिमान को नहीं मानता, भारत की स्वतंत्रता को नहीं मानता, भारत की जो वर्ल्ड पावर बना है नरेंद्र मोदी, 7 बार कोटि कोटि नमस्कार करना चाहिए। और कोई अल्पसंख्यक इसे देखकर अनदेखा करता है तो देश के प्रति न्याय नहीं करता है। आज क्या है जो हम रोज कश्मीर में बोले, कश्मीर में ये 370 धारा आती तो कत्लेआम हो जाएगा। ये खून का कतरा भी बात है। बोलिए ना आप। चाइना खूब गुर्राता था, अब गुर्रा के देख। पाकिस्तान खूब गुर्राता, अब गुर्रा के देख। नरेंद्र मोदी ने इस भारत के स्वाभिमान को आसमान पर पहुंचाया। छोटी मोटी बातों पर कहता हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, आपको टुकड़ा डाल देंगे। राजस्थान का, भारत का मतदाता भिखारी नहीं है। उसे भिखारी बनाई जो गुजरात में की थी, जिसने की थी केजरीवाल ने, मैं वही था। मेरे 9 स्पीचेज हुए थे। मैंने एक ही लाइन कही थी, केजरीवाल गुजरात की स्वाभिमान जनता भिखारी नहीं है, मैं बिजली फ्री दे दूंगा। अरे तू क्या दे देगा? सरकार का पैसा दे देना, किसने रोका तेरे को? मैं और कह दूं कि मैं तो एक एक्टिव भेज दूंगा हर आदमी के घर पे, तो मुझे वोट देंगे, आप चीफ मिनिस्टर बना दोगे क्या? ये जो भीख बांटने का तरीका तो गहलोत ने अपनाया, इसमें कुछ हाथ आना नहीं है। और डेली एक योजना और एक फोटो के बीच जो खुद का चौक था, और लाख लाख चौक थे। जितना रुपया इस पब्लिसिटी में सरकार ने किया है, सारा रिकवर होना चाहिए। आज सुनिए रिकवर, मगर क्या करेंगे वक्त आएगा जब। मैं तो जो कहता हूं मैं करके छोड़ता हूं। मैं अगर आ गया पत्रकारों के लिए स्वर्णिम दिन, आप याद करोगे कि क्योंकि इसका कारण है राजस्थान का सबसे पुराना पत्रकार। बोलिए मैंने पहला अखबार निकाला चेतन धारा, उसके बाद मैंने अखबार निकाला था बम्बई जाके क्रॉस, जो अपने आप में यूनिक अखबार था। हमने किसी से भीख नहीं मांगी, ब्लैकमेल नहीं किया, चार्जा नहीं की, ऐसा के दांत दिखा करके वोट नहीं मांगे। अब ये करते हैं, ऐसे कुछ ही पत्रकार हैं, मगर आम पत्रकार ईमानदार है। ठीक है, किसी का लाभ हो सकता है, मालिकों की बदमाशी, नाम पत्रकार का, पेट भरो मालिकों का, ये कौन सा तरीका है? एक रूल बन जाना चाहिए, जितना एडवर्टाइजमेंट सरकार का मिलेगा उसका 25 से 30% पत्रकारों के कोटे में जाएगा। है क्या ये रूल? बिल्कुल है सर। है 15% वेलफेयर के अंदर जाता है। वेलफेयर में जाता। एक मिनट सुनो, 15% क्यों? 50% क्यों नहीं? 75% क्यों नहीं? उन्होंने क्या गुनाह किया आपके पत्रकारों ने? वो लिखते हैं, वो पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो बोलते हैं, वो पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, कलम उनकी चलती है और बैंक बैलेंस किसी और का बढ़ता है। इसी बोर्ड। सर मेरा एक सवाल था आपका, वो कुछ आपने बोला था अशोक गहलोत सरकार भीख दे रही है, तो जनता ने बहुत प्यार लुटाया था भाजपा जनता पार्टी को। 25 सांसद दिए थे। 25 सांसद में एक भी ऐसा सांसद बता दो जिन्होंने अपने एरिया में विस्तार किया, जिसकी 5 ऐसे सांसद को हरा देना, ये मैं कह रहा हूँ। 25 को हरा दिया। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हराना चाहिए? जिस पत्रकार, जिस सांसद ने, जिस विधायक ने अपनी जनता के साथ ईमानदारी, शराफत और मित्रता नहीं निभाई है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा के सांसद को हराना चाहिए? फैसला आप करो। मैं क्यों फैसला करूं? आपको लगता है कि सारे एमएलए 100 करोड़ के बन गए हैं, हरा दो सबको। आज तक एमएलए को छूट मिली है क्या? लूट की छूट इस सरकार ने दी है, क्योंकि वोट चाहिए थे, सरकार जाने वाली थी, हर हालत में विधायक चाहिए, हाथ जोड़ के, पाप पकड़ के, घोड़ी बन के, घोड़ा बन के एमएलए चाहिए। तो एमएलए को बचा लिया, सरकार बचा ली, जनता को बचाया क्या? अभी आपको सब मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, सर वक्त आएगा तो कहूंगा भी। मुझे आप एक बात बताइए, 4.5 साल तक सरकार बचाओ अभियान के अलावा इस गवर्नमेंट क्या लेन देन है? ये खरीद फरोख्त लोकतांत्रिक प्रणाली का हत्या। गलत, अगर है तो गलत है। आप मेरे से गलत चीज का समर्थन मत मांगिए। अगर ये ऐसी लोकतंत्र प्रणाली है और ये एस्टेब्लिश हो जाता है तो ऐसी लोक प्रणाली क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। राजस्थान और देश की राजनीति को लेकर भविष्यवाणी आपकी कौन सत्ता? राजस्थान में तो नाम ही नहीं है कहीं, कांग्रेस नाम की चीज ही नहीं है। मैं आपको सीट वाइज बता दूं, किस जिले का पोस्ट आपके सारे अब जिलों के टुकड़े कर दिए। 120+ जैसी कोई भविष्यवाणी करती है। अशोक गहलोत अकेला लड़ता है तो कांग्रेस 26, पायलट साथ में तो 46। वसुंधरा साहब तो
वसुंधरा साथ हो तो हैं? वसुंधरा साथ हो तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं कह रहे हैं अरे साहब, वो तो हमें छोड़िए सरकार ना। बची अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं वसुंधरा क्या क्या तो उनके मैं सरकार बचाने वाली वसुंधरा सरकार है ये तो उसका कहना है। हाँ। धन्यवाद है। कैसी मित्रता निभाई है कि मित्र का फायदा भी उठा दिया और मित्र को निंगा भी कर दिया। नहीं तो उन्होंने अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि भैरव सिंह शेखावत साहब घुटने का ऑपरेशन करवा रहे थे, पीछे एक षड्यंत्र रचा गया था, तो अशोक गहलोत साहब ने बचाया था। आपको सपना आता है? कैसे? बचाया था मैंने और चैनाराम ने। वो गए थे विदेश, 20 लाख का प्रस्ताव भंवरलाल लेके आया था। भंवरलाल मुझे मिला था राजस्थान हाउस में, तब मैंने जब उन्होंने कहा जाट खिलाफ है तो एमकोट एग्रो में भी नाथुराम जी का सपोर्ट मैंने दिलवाया था। और हमारा जब झगड़ा हुआ था तब भी मैंने, चैनाराम ने, डॉक्टर रोहतास शर्मा ने, हम लोगों ने किया। इसका क्या रोल है? ये तो है गाड़ी चल रही है, मैं चला रहा हूँ, गाड़ी कोई और चला रही है। बीजेपी और सहयोगी पार्टियों की संख्या भी बता दीजिए। क्या? मैं नहीं बता सकता। बीजेपी नहीं, उनको मैंने अभी स्टडी नहीं। हम तो सरकार में आ रहे हैं, बीजेपी आ रही है, हम आ रहे हैं, मिलजुल के आ रहे हैं। भारतीय सरकार बन रही है, एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, एनडीए ताकत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, एनडीए को 25 सीट मिलने वाली है। ये बात तो मैं कह सकता हूँ। हमारे आपस में कौन क्या? आप दुष्यंत को अलग क्यों करते हो? दुष्यंत चौटाला भी एनडीए का पार्ट है, हम भी एनडीए के पार्ट है, बीजेपी एनडीए की पार्ट। वो कहते सारा विपक्ष एक हो रहा है तो एनडीए वाले साथ हम एक नहीं हो सकते। तो ठेका है क्या विपक्ष एक होने का? ममता बनर्जी ने एकता का ठेका लिया है, केजरीवाल ने लिया है, हमने नहीं लिया है क्या? हमारे एकनाथ शिंदे ने नहीं किया है क्या? अगर वो सारे एक हो सकते हैं तो एकनाथ के प्रयासों से सारा प्रो हिंदुत्व, प्रो राष्ट्रवादी सारी ताकतें एक हो सकती है, सारे इंडिया के घटक एक हो सकते हैं। इसलिए हवा में कुछ बातें करते हैं। अच्छा आप इनको बताओ, आप कौन प्राइम मिनिस्टर का दावेदार? ना बताओ, एक नाम बता दो। और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार है। आप मानते हो? आप मानते हो? आप मानते हो? आप मानते हो? क्या है? राहुल गांधी को तो राहुल गांधी की अवज्ञा करके और सोनिया को धोखा देकर अशोक गहलोत जैसे लोगों ने इसको राहुल गांधी की फाउल गांधी बना दिया। बेचारे को भला आदमी है, अच्छा आदमी है, नाइस आदमी है। क्या है? कुमार, अशोक गहलोत, ममता बनर्जी, कई सारे दावेदार हैं। आपको मैं कैसे, एक मिनट, ममता बनर्जी अशोक को मानती है वो आपस में तो छोड़ो ना। कहाँ है एकता? कैसी एकता? और वो साउथ वाले मानते हैं किसी को? बोलो ना। ये एकता का ढोंग, एकता की बकवास, एकता का नाटक, भारतीय जनता पार्टी को डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने का नाटक है। इसमें कोई दम नहीं है, संशयहीन बात है। ठीक सर, सर, एक सवाल, बाला साहब ठाकरे ने जो पौधा बोया था वो बड़ा हुआ, आखिर जाके 2 फाड़ क्यों हुआ? कमाल आदमी हो आप। 2 फाड़ नहीं हुए हैं, पौधा लगाते हो, बड़ा होता है, 2 शाखाएं हो जाती है, फाड़ कहाँ होते हैं? पेड़ तो फिर भी रहता है, पेड़ कहाँ जाता है? पेड़ तो रहता ही है। जो भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरे चौटाला की मिलजुल भूमिका राजस्थान में हम तीनों नहीं ना बड़ी भूमिका। ये बात आपने प्रश्न मत दो। हम कोशिश 200 की करेंगे, हो सकता है 2 पर ही लड़े, ये मैं आज नहीं कहता।